इस साल की शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्टों में कांग्रेस को लेकर ये आकलन किया गया था कि इंडिया गठबंधन के कारण पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में महज 255 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। परंतु कई राज्यों में बात बनने और कुछ एक में बिगड़ने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जो सीट समझौते को अंतिम रूप दिया उसमें कांग्रेस के हिस्से कम से कम 325 सीटें आती हुई नजर आ रही है। चूंकि बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर कम से कम 446 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में कांग्रेस इस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से 120 पायदान पीछे नजर आ रही है। इसका एक मतलब ये भी माना जा सकता है कि भाजपा के सहयोगी तकरीबन 97 से 100 सीटों पर, जबकि कांग्रेस के गठबंधन साझेदार 220 के करीब सीटों पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां यह भी ध्यान दिलाना चाहिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी के बीच सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हो पाया है और पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश में कांग्रेस निश्चित तौर पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है ये भी पूरी तरह से साफ नहीं है। हालांकि ये मामला सुलझ जाने के बाद भी मोटे तौर पर कांग्रेस बीजेपी की अपने बदौलत चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या 325 और 446 के आसपास ही रहेगी। 5-6 सीटें ऊपर या नीचे मुमकिन है। अब जब इंडिया ब्लॉक और एनडीए के साथियों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है, इस कहानी में हम बात करेंगे दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया की नज़र से सीट समझौते की 5 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं, हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक चीज खासकर देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी को अपने सहयोगियों के सामने कहां और कितना झुकना पड़ा है। अगर कहीं कांग्रेस झुकी है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना पड़ा है। पहली बात, 255 सीटों के अनुमान से तकरीबन 70 सीटें अधिक लड़ने के बावजूद आज़ादी के बाद ये पहला लोकसभा का आम चुनाव है जिसमें कांग्रेस इतनी कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। आपको ये बताते चलें कि कांग्रेस ने कभी भी पिछले 17 आम चुनावों को अगर देखा जाए तो 400 से नीचे कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन इस बार बड़ा दिल दिखाते हुए मोदी को हराने के वास्ते और लोकतंत्र बचाने के नाम पर तानाशाही के खिलाफ और न्याय की खातिर के नारों को लेकर के कांग्रेस 350 से भी नीचे सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हुई है। अगर बात की जाए कि कांग्रेस सबसे कम सीटों पर चुनाव कब लड़ी थी तो वो चुनाव था 2004 का आम चुनाव। आपको याद दिला दें कि वो इंडिया शाइनिंग के स्लोगन वाला चुनाव था। तब पार्टी ने 417 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस तरह अगर देखें तो 2024 के आम चुनाव में 2004 के अपने सबसे न्यूनतम सीटों पर चुनाव लड़ने के रिकॉर्ड से भी कांग्रेस आज इस लोकसभा चुनाव में 100 सीट कम पर चुनावी मैदान में है। इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी 1996 के बाद 2024 में सबसे ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। कभी आपको याद होगा 1996 में बीजेपी ने कमल के निशान पर 471 प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन इसके बाद अगले 3 चुनावों 1998, 1999, 2004 में बीजेपी के अपने कैंडिडेट की संख्या 400 के नीचे ही रही। 2009 में पार्टी ने नए सिरे से चुनाव में उतरने का ठाना और 2009 में 433 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी नरेंद्र मोदी के उभार के बाद
मजबूत होती चली गई और इस बार 446 सीटों पर अपने दम पर बैटिंग कर रही है। और इन 446 सीटों पर लड़ने के कारण ही बीजेपी या एनडीए गठबंधन का ये नारा है कि इस बार हम 400 पार जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी कहां झुकी। बड़े राज्यों में बीजेपी को आंध्र प्रदेश और बिहार में झुकना पड़ा है। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 19 सीटें बीजेपी को अपने सहयोगियों के लिए छोड़नी पड़ी है, जबकि बिहार में जदयू से एक सीट अधिक पर चुनाव लड़ने के बावजूद 40 में से 23 सीटें गठबंधन के साझेदारों को देना सूबे में बीजेपी की अपनी कितनी शक्ति है ये काफी है। लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी की अच्छी खासी चली है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के सीट बंटवारे की ओर देखते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 4 सहयोगी हैं, लेकिन इसके बावजूद लगभग 95% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रही है। यहाँ कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में दमदार सहयोगियों के होने के बावजूद भी 60% तक सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर लिए। ये भी बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि उसने गठबंधन को राजी कर लिया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इन राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों की सरपरस्ती में चुनाव लड़ रही है। आप ध्यान दीजिए कि एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस किसी अन्य क्षेत्रीय दल की सरपरस्ती में चुनाव लड़ रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में लगभग 78% सीटें, बिहार में भी 78%, महाराष्ट्र में 65% और तमिलनाडु में 77% सीटें कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को दी है। तो ये बताता है कि कांग्रेस की स्थिति कितनी कमजोर है और साझेदारों पर वो कितना निर्भर है। लेकिन केरल तो हमेशा से कांग्रेस के लिए अच्छा गढ़ रहा है। आपको याद है कि अमेठी से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। इस कारण यही है कि दक्षिण भारत के इस राज्य में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहां बेहतर कर पाई। इस बार भी पार्टी यहां की 20 में से 16 यानी 80% सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। बीजेपी कांग्रेस सहयोगियों के बगैर किन राज्यों में चुनाव लड़ रही है, अब हम इसकी बात करते हैं। बीजेपी 23 ऐसे राज्य हैं जिनमें 16 पूर्ण राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जहां बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां बीजेपी पूरी तरह से अकेले चुनाव मैदान में बगैर सहयोगियों के लोकसभा चुनाव में लड़ रही है। ये 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नागर हवेली। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस देश के कुल 18 राज्यों में
अपने दम पर अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर रही है, जिसमें 12 पूर्ण राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 12 राज्य जहां कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला अपने दम पर कर रही है, उनमें है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड व सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। बाकी के सभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नागर हवेली में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ रही है। इन 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये है 79 यानी 79 सीटें। अब बात करते हैं हम कि सत्तारूढ़ क्षेत्रीय पार्टियां कितने राज्यों में चुनाव लड़ रही है, जो कि किसी राष्ट्रीय दल के साथ नहीं है। इसमें उड़ीसा में बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि केंद्र के स्तर पर एनडीए में शामिल होने के बावजूद सिक्किम में सरकार चला रहा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। और इन 4 राज्यों में कुल सीटों की संख्या 89 है। यहां बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को इन क्षेत्रीय दलों से ही टकराना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि कितने सहयोगी दलों के भरोसे कौन कौन है। लोकसभा के लिए जब पिछले साल जुलाई में इंडिया ब्लॉक के नेता बंगलुरु में इकट्ठा हुए थे, तब उनके सहयोगियों की संख्या 26 थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी खेमा अब एनडीए का हिस्सा बन गया है, जबकि महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी इंडिया ब्लॉक से अलग अपने अपने बैनर पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि 2023 में इंडिया ब्लॉक के साथ कदम ताल कर रही केरल कांग्रेस एम राज्य की सत्ताधारी पार्टी एलडीएफ की तरफ से अपनी चुनावी किस्मत में आजमा रही है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इंडिया ने इस दौरान अपने सहयोगियों को गंवाया ही नहीं है, कुछ नए साथी भी उसके साथ आए हैं। जिसमें बात की जाए तो राजस्थान में राजकुमार रोल की भारत आदिवासी पार्टी, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बिहार में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, तो असम में लोरिन ज्योति गोगोई की असम जातीय परिषद इंडिया ब्लॉक से जुड़ी है। इस तरह 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी इस समय लगभग 20 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक के एकजुट होने की इस सारी कवायद के दौरान 2023 में एनडीए ने तकरीबन 38 पार्टियों के साथ दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया था। हालांकि तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, जिसमें
तमिलनाडु में AIADMK और हरियाणा में JJP जैसी सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी को खोना पड़ा है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा केंद्र के स्तर पर NDA के सहयोगी होने के बावजूद आम चुनाव में BJP के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं AIADMK JJP से BJP अगर अलग हुई है तो बिहार में उसने जदयू और उत्तर प्रदेश में RLD और दूसरे क्षेत्रीय दलों का साथ पाया है। 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में BJP 27 सहयोगियों के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही है। BJP और कांग्रेस दोनों को सबसे ज्यादा गठबंधन सहयोगियों की तलाश तमिलनाडु में करनी पड़ी है, जहां दोनों ही दल 7 क्षेत्रीय दलों के आश्रय चुनावी बैतरणी पार कर लेना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके कुछ सहयोगी गठबंधन में भी हैं और चुनाव के दौरान आमने सामने भी हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी सीधे कांग्रेस के सामने हैं। ऐसे ही दिल्ली, हरियाणा और गुजरात की सीटों पर तो आम आदमी पार्टी ने समझौता कर लिया, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती की PDP और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर जब बात नहीं बनी तो वहां भी स्थिति यही है कि महबूबा की पार्टी इंडिया गठबंधन के साझेदारों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व से लेकर बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कई दूसरे राज्यों में लेफ्ट के साथ गठबंधन होते हुए भी केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF CPIM के नेतृत्व वाली LDF को टक्कर दे रही है। यानी कम से कम 80 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगी एक दूसरे को हराने के फिराक में होंगे, या फिर उनके शब्दों में कहें तो ये एक दोस्ताना मुकाबला होगा। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव में कोई मुकाबला दोस्ताना नहीं होता। 15 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ये 15 राज्य हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा और उत्तर पूर्व के 4 राज्य, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम में आपको BJP कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी लगभग यही स्थिति है, जिसमें चंडीगढ़ है, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दमन दीव और दादर नागर हवेली में चुनाव कांग्रेस और BJP के बीच हो रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने राजनीतिक यात्रा के शीर्ष पर खड़ी और अनगिनत बार कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी देश के 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इस चुनावी मुहिम से बिल्कुल बाहर है, जहां उसे अपने सहयोगियों पर ही भरोसा करना पड़ रहा है। भाजपा मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में अपने बूते पर चुनाव नहीं लड़ रही है। लक्षद्वीप में अजीत पवार की NCP, नागालैंड में NDPP, मेघालय में NPP के आश्रय अब की बार 400 पार के नारे के लिए भारतीय जनता पार्टी जुगत में है। वहीं कांग्रेस और देश की ऐसी पार्टी है जो किसी न किसी रूप में कम से कम सीटों पर ही सही, लेकिन देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है।